हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपको बताएंगे कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने जेईई का एग्ज़ाम दिया होगा। हम सब जानते हैं कि जेईई एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है, इसको क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर हम जब ये सब बातें करते हैं तो हम ज़्यादातर टीचर्स से, प्रोफेसर्स से, इन्हीं सब से पूछते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर कैसे करना चाहिए, एग्ज़ाम में क्या क्या करना चाहिए। बट आज हम जानेंगे एक स्टूडेंट के नज़रिए से कि वो इस एग्ज़ाम को कैसे देखता है, कैसे क्लियर कर सकते हैं, उसके हिसाब से क्या स्केड्यूल होना चाहिए। क्योंकि आप और हम जिस जनरेशन में हैं उसमें उन जनरेशन के हिसाब से चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। तो हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं राज्यवर्धन सिंह चौहान। इन्होंने अभी जेईई मेंस क्लियर किया है और अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं ऐसी जो हम नहीं सोच पाते हैं पर बच्चों को ऐसी समस्या आती हैं। हाय राजवर्धन, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम अच्छा हूँ। तो अब आप हमको थोड़ा सा एनलाइट कीजिए, क्योंकि हम तो सिर्फ बाहर की तरफ से इस लाइन को, इस फील्ड को देख पाते हैं कि बच्चे एक्चुअली में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो आप हमको बताइए थोड़ा सा। सही बात है। तो जेईई का मतलब होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये हर साल होता है और हर साल इसके 2 अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है बोर्ड से पहले, एक होता है बोर्ड के बाद। पूरा 11th-12th का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आता है, पूछा जाता है। लेकिन बोर्ड से इसका कई लेवल हाई रहता है, ठीक है। बोर्ड में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस नहीं आते इसमें। काफी ट्रिकी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल जैसे हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। और देखा जाए तो इसके 2 फेज हैं, जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड, ठीक है। तो जेईई मेन क्लियर जब हम करते हैं तो जेईई मेन क्लियर करने के बाद हमें एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और काफी सारे जीएफटीएस मिलते हैं, गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स फंडेड जो होते हैं उन सब में एडमिशन हमें मिलते हैं। और जेईई एडवांस क्लियर करने के बाद हमें आईआईटीज में एडमिशन मिलता है, जो इंडिया के मतलब बहुत एकदम टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स हैं इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। मतलब उससे बड़ा कोई कॉलेज नहीं है इंजीनियरिंग के लिए। आईआईटीज टोटल 23 आईआईटीज हैं इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पे है, अलग अलग की अलग अलग रैंकिंग है, रेपुटेशंस है, रिसर्च है। और उसके बाद जो अच्छे माने जाने कॉलेजेस है वो एनआईटीज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, और जीएफटीएस तो मैंने बताया आपको। एनआईटीज में भी बहुत अच्छी मतलब उसमें भी 31 एनआईटीज हैं और ट्रिपल आईटीज भी हैं। तो इन सब के अंदर घुसने के लिए आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने पड़ते हैं, जो काफी डिफिकल्ट होते हैं। उसमें हम ऐसे एडमिशन नहीं दे सकते हैं। और हर साल मतलब कितने बच्चे बैठे हैं तो इसकी एक कट ऑफ लगती है हमेशा हर साल। मतलब इतने ही बच्चे उसके अंदर एंट्री ले पाएंगे। सपोज 20 लाख बच्चे बैठ गए, 15 लाख बच्चे बैठ गए, या 13 लाख, 14 लाख, उसमें सीटें हैं 2 से 2.5 लाख होती हैं सीटें। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग सीटें हैं, उसके अंदर रिजर्व्ड होती हैं। तो हमें उसको पाने के लिए उस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। तो जैसे कि अब हम ये जान चुके हैं कि एक्चुअली में क्या है और क्या क्या चीज है, तो जो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो एग्जाम है वो आपके बोर्ड के रिजल्ट से पहले ही हो जाता है। तो आपको अक्टूबर नवंबर इसी टाइम इसके अक्टूबर नवंबर में आपको फॉर्म्स निकलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं। उस टाइम आपको इसके फॉर्म भरने पड़ेंगे। और आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 75% है। अगर आपने जेईई का मेन भी क्लियर कर लिया है पर आपके 75% नहीं आए हैं तो वो फेल हो जाएगा, फिर आप उसमें आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने दिमाग में इसको भी ध्यान रखना है कि जब आप बोर्ड्स के एग्जाम दें तो उसमें भी आप अपना 100% दें और बेटर से बेटर मार्क्स लाएं। तो जैसे कि इसकी स्टडी के बारे में आपने हमें बताया, तो ये मुश्किल चीज है, हम समझ गए, क्योंकि आईआईटी इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें जाने के लिए लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं। हाँ। तो आपने क्या क्या मेहनत करी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई? क्योंकि मैनेज करना, साथ में बोर्ड्स के एग्जाम भी है, जेईई भी है, दोनों चीजों को मैनेज करना कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है, कितना घंटे पढ़ना होता है, थोड़ा सा इस बारे में भी आप हमको बताइए। जेईई में सबसे बड़ी जो हम माने जिसका कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ प्रैक्टिस का है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करिए, वरना आपको कुछ नहीं हो सकता। आप थियोरी पढ़ के, बुक्स पढ़ के आप उसको क्लियर नहीं कर सकते किसी मत। प्रैक्टिस मतलब कौन से क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, जो उसके पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपको उसी को प्रैक्टिस करना है। तो आपको उससे एक पैटर्न पता पड़ेगा कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आते, क्या डिफिकल्टी लेवल है। और उसमें आपको, जैसे कि आपको पता तो है नहीं कि जेईई में आप जाओगे तो आपको थोड़ी ना पता कि कितना टाइम है, 3 घंटे का टाइम है, ऐसे होगा। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट भी देने चाहिए। मॉक टेस्ट से आपको एक एनालाइज होगा कि आपको इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस कर पा रहे हो आप। मैं आपको बता दूं, जेईई मेंस की बात कर रहा हूं मैं। जेईई मेंस में 90 क्वेश्चंस होते हैं।
75 हमें अटेम्प्ट करने के होते हैं, ठीक है। 30 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट का पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अलग अलग सेक्शन होता है, और उसमें जो सेक्शंस बटे होते हैं 20 क्वेश्चंस हमें एमसीक्यू होते हैं और 10 क्वेश्चंस हमें न्यूमेरिक होते हैं, इंटीजर टाइप होते हैं, मतलब हमें अपने नंबर्स लिख के उसमें टाइप करना पड़ता है, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। और उनमें से 10 क्वेश्चन हमें बस 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो ऐसे 90 से बनता है 75। तो और हमें टाइम भी हमें 180 मिनट्स मिलते हैं, 3 आवर्स। तो हमें इन सबको ध्यान में रखते हुए, कितने मतलब इतने सारे क्वेश्चंस इतने हाई लेवल के हैं, तो हमें टाइम में देखते हुए इन सबको मतलब कितने टाइम में सॉल्व कर पाते हैं, उसके लिए हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही कहूंगा कि पीवाईक्यू, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी और जिससे आपको पता पड़ेगा कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है, और मॉक टेस्ट देने से आपको पता पड़ेगा कि आप कितना एनालाइज कर सकते हो, कितना अटेम्प्ट कर सकते हो उस पॉइंट पे। तो सबसे बड़ा यही रहेगा। और 11th-12th को आप जितना फॉर्मूला बेस्ड और ये सब करोगे तो वो तो वही रहेगा, रिवाइज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और आइए आपके बोर्ड की बात, बोर्ड बीच में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में होता है, इस साल 27 से 1 फेब तक हुआ था 2024 में। तो जैसे कि जनवरी में था, तो आपको लगा होगा कि बोर्ड भी मार्च में है, कैसे होगा, एकदम क्रैश हो गया होगा दोनों। क्रैश ऐसे नहीं होता है कि दोनों का सिलेबस तो सेम है, आपने पढ़ तो वही रखा है। बोर्ड में क्या होता है, उसका इंप्लीमेंटेशन थ्योरी फॉर्म में होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, आप उसको लिखते कैसे हो, है ना। तो आप इसमें फॉर्मूला पढ़ के चले जाओगे, लेकिन नहीं, उसमें लिखना पड़ता है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है बिल्कुल। दूसरा अटेम्प्ट था इस बार अप्रैल में, जो 4 अप्रैल से था, चला था। और हमें इसमें कैसे करा हमने कि जैसे कि हमें पढ़ रखा था मैंने सब कुछ, तो मेरा जैसे मैं पर्सनली बताऊं, मेरा बोर्ड वैसे खत्म होता है 12th ऑफ मार्च। तो 12th ऑफ मार्च से लेकर मेरे को 4 अप्रैल तक मेरे को टाइम मिला था। तो उस टाइम के बीच में मैंने प्रैक्टिस करने का ही वही था, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट, उसके अलावा हमें कुछ था ही नहीं। तो क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आपके हिसाब से बच्चों को फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आप खुद एक अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपने वो खुद भी फेस किए होंगे। तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे डिस्ट्रैक्शन है जो बच्चे को इस लाइन से भटका देते हैं, तैयारी नहीं कर पाता वो, या ढंग से अपना 100% नहीं दे पाता? सबसे बड़ा आज का यूथ का क्वेश्चन यही है, डिस्ट्रैक्शंस। इससे बड़ा कोई चीज ही नहीं। अगर डिस्ट्रैक्शन हट जाए ना, हर बच्चा इतना टैलेंटेड हो जाए और इतना मतलब मेहनती हो जाए, मतलब उसको डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन वर्ड ही ऐसा है कि आपको सब चीज से दूर फेंक दिया जाता है, आपको एकदम काले में साए में डाल दिया जाता है कि आप कुछ ना कर पाओ। डिस्ट्रैक्शंस में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सोशल मीडिया आजकल जमाने में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सोशल मीडिया बच्चों में आज यूज करते हैं, इतना ज्यादा नेगेटिविटी उसमें है। ऐसा नहीं कहूँगा सोशल मीडिया गंदी चीज है, उसमें से आप बिगड़ भी सकते हो और आप बन भी सकते हो, दोनों चीजें मिलती है वहां पे आपको। और आपको चूज करना है आपको किस तरफ जाना है। दोस्ती यारी आपको तो बिल्कुल त्यागनी पड़ेगी अगर आपको ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि उसमें बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है, बहुत कॉन्सेंट्रेशन डिसिप्लिन की जरूरत है। आप कहीं ऐसे घूम नहीं सकते, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। कभी टाइम नहीं दे सकते, कभी आप ऐसे कई आजकल के लोग शॉर्ट्स रील्स ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं पूरे दिन भर, इससे काम नहीं होता। उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन चाहिए होता है कि आपको हाँ फोकस्ड है तो ये करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रैक्शंस में यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने आप से कमिट होना पड़ेगा आपको कि हाँ मेरे को ये छप छोड़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, वरना इसके अलावा कुछ चीज नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस है तो फिर है। तो आपने अपने कितने दोस्तों को छोड़ा? दोस्तों को छोड़ा, देखो मैं सच बताऊंगा तो मैं 12th ऑफ मार्च मेरा आखिरी पेपर था, उसके बाद मैं अपने दोस्तों से नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला दोस्तों से ना। वो भी बिजी थे, वो भी उनकी भी प्रिपरेशन कर रहे थे अलग अलग एग्जाम्स की, हम भी ऐसे ही थे, तो फिर मिलना जुलना बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी जब मैं एग्जाम सेंटर पे, जब मैं दूसरे एग्जाम्स भी दे रहा था, उस सेंटर पे जाके मेरे को अपना कोई दोस्त मिला, सोचिए आप। तो ये सीन हो गया था, वरना ऐसे कोई हमारा प्लान नहीं बना कभी मिलते हैं ऐसे। तो अब जैसे आपने जेई मेन क्लियर कर लिया, हाँ, तो मेन के बाद आता है जेई एडवांस्ड। हाँ, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। तो आपके हिसाब से आपको कितनी प्रिपरेशन की अभी जरूरत पड़ेगी कि आपका जेई एडवांस क्लियर हो जाए? हाँ। और कब है ये एग्जाम अब आपका? हाँ मैं बताता हूँ। ये जेई एडवांस्ड हमारा इस बार मई में है, 26 ऑफ मई है, ठीक है। और मैं बोलूँ तो जेई मेन से ही आप समझ लीजिए 3 to 4 टाइम्स टफर होता है एग्जाम ये, ठीक है। 3 to 4 टाइम्स ये एग्जाम थोड़ा टफ होता है। और जो जेई मेंस होता है वो बोर्ड से 5 गुना टफ होता है, समझे कंपैरिजन, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए आपको 3 से 4 गुना ज्यादा जोर अब लगाना वापस पड़ेगा। जो मेंस तक था वो हो गया, लेकिन एडवांस के लिए भी अब आपको 3 से 4 गुना आपको ज्यादा करना पड़ेगा उसके लिए। तो वही है, जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में क्या होता है, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, एक 11th का कॉन्सेप्ट उठाएंगे, एक 12th का उठाएंगे, दोनों को मिक्स करके आपको क्वेश्चन पुट कर देंगे,
जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक चैप्टर से, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। आपको कहीं से भी कोई दुनिया की चीज पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी चैलेंजिंग वही बात है उसके अंदर। हाँ, वो तो फिर जितनी आप प्रिपरेशन करेंगे, हाँ। जितने आपके बेस क्लियर होंगे, उतनी जल्दी आप Exactly, बिल्कुल। उन चीजों को हाँ। पकड़ लेंगे और उसको क्लियर कर सकते हैं। ऐसा ही होता है, बिल्कुल। हाँ, सही बात। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने सोशल मीडिया कितने टाइम से नहीं चलाया? मैं वैसे भी यूज नहीं करता हूँ सोशल मीडिया। मैं यूज नहीं करता हूँ। तो पार्टीज वार्टीज सब आपने बंद कर दी? पार्टीज वार्टीज सब तब होती थी जब स्कूल में जाते थे, तो स्कूल की छुट्टी होती थी तो थोड़ा बहुत ऐसे घूम लिया करते थे दोस्तों के साथ, वरना ऐसे कभी ऐसा प्लान नहीं होता था। तो अभी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अभी से एकदम अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। तो आप अभी पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ते होंगे कम से कम? अभी तो थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन मैं अपने मेंस के प्रिपरेशन के टाइम पे, अभी मेरा मेंस का रिजल्ट भी अभी आया है 24 अप्रैल में। तब तक मैं थोड़ा सा ऐसे लिबरल हो गया था, तो मैं बिल्कुल छोड़ गया था। लेकिन जब मैं प्रिपरेशन करता था तो एटलीस्ट 12 to 13 आवर्स हमें डेली पढ़ना पड़ता था। इतना कम से कम कम पढ़ना पढ़ेंगे पड़ता था। तभी आपको सब, हाँ। क्योंकि इतना वास्ट चीजें हैं सिलेबस इसमें, है, तो हाँ। इसके लिए आपको ये सब तैयारी करनी सही पड़ेगी। बात है। हाँ, यही होता है। और एडवांस के लिए तो पढ़ना ही है फिर, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं एफर्ट्स डालने में ज्यादा पड़ते हैं उसमें। अब 26 मई में आएगी। हाँ। तो अब आपकी तो प्रिपरेशन अभी पीक पे ही चल रही होगी। हाँ, पीक पे चल रही हो कह सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करेंगे आपका ये क्लियर हो। हाँ, और thank you। क्लियर होने के बाद फिर हम आपको दोबारा से बुलाएंगे। अभी हाँ। हमने आपका वैसे ही बहुत टाइम ले लिया है, अब आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। हाँ। तो चलिए, आप पढ़ाई कीजिए और ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। आप जरूर सक्सेसफुल हो हाँ, thank और you। जहां आप जाना चाहते हैं वहां आप जरूर पहुंचे। हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो होपफुली गाइज आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही और भी हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, नई नई चीजें आपको पता लगती रहेंगी। आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।